शक एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज इस दुनिया के बड़ा से बड़ा डॉक्टर भी नहीं कर सकता है। और कोई भी व्यक्ति अगर एक बार इस शक के दायरे में आ जाए तो वो तब तक बाहर नहीं निकल पाता है जब तक वो पूरी तरीके से बर्बाद ना हो जाए। आज की भी कहानी में सेम कुछ ऐसी होता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है पंजाब प्रदेश के मोहाली शहर की। मोहाली का एक गांव पड़ता है मटौर, और इसी मटौर गांव की रहने वाली है अंजुला। अंजुला जिसकी उम्र है लगभग 17 साल, जो बेहद ही गरीब परिवार से है। अंजुला के परिवार में उसके माता पिता के अलावा एक छोटा भाई है जिसका नाम है अजय कुमार। अजय जिसकी उम्र है लगभग 15 साल के आसपास। दरअसल मंजुला अपने घर की माली हालत को देखते हुए सेक्टर 69 के एक वकील के घर में बच्चों का देखरेख का काम करती है, जहां पे उसकी ड्यूटी सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक की होती है। बात कर रहा हूं मैं पिछले साल 9 नवंबर की सुबह, जब अंजुला हर रोज़ के तरह सेक्टर 69 के वकील के घर काम करने के लिए तो जाती है, पर शाम के 5 बजे तक भी जब घर वापस नहीं आती है तो अंजुला के परिवार वाले परेशान हो जाते हैं। अंजुला का छोटा भाई अजय वकील के नंबर पर फ़ोन करता है और अपनी बहन के बारे में पूछताछ करता है। इस पे वकील जवाब देता है कि दरअसल अंजुला रोज़ की तरह 4 बजे घर जा चुकी है। वकील जब इस तरह की जवाब देता है, उसके बाद से अब अंजुला का पूरा परिवार उसे हर जगहों पे ढूंढना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते पूरी रात गुजर जाती है। अगली सुबह तक ना तो अंजुला घर पे आती है और ना ही उसका कहीं कुछ पता चलता है। इसीलिए अगले दिन सुबह ही अजय नज़दीकी थाने में जाता है और अपनी बहन की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देता है। चूँकि मामला एक नाबालिग लड़की की थी, इसीलिए पुलिस भी इस केस को काफ़ी सीरियस तरीके से लेती है। रिपोर्ट दर्ज हो जाने के बाद से पुलिस भी अब अंजुला को हर जगहों पे ढूंढना शुरू कर देती है। पुलिस भी अपनी तमाम कोशिश कर लेती है। लगभग और 5 दिन का समय गुजर जाता है, पर पुलिस के हाथ भी कुछ भी नहीं मिलता है। 5 दिनों बाद 14 नवंबर को बाल दिवस होता है। कुछ बच्चे एक समारोह अटेंड करने के बाद सेक्टर 29 के झाड़ियों के रास्ते होते हुए जब घर वापस आ रहे थे, उन्हीं लड़के में से एक को बाथरूम लग जाता है और झाड़ी किनारे खड़े होकर वो बाथरूम करने लगता है। तभी उसकी नज़र जंगल के बीचों बीच जाती है, जहाँ की नज़ारा दे वो एकदम से चीख पड़ता है। दरअसल जंगल के बीचों बीच एक लड़की का डेड बॉडी पड़ा हुआ था, जिसके शरीर पे कोई कपड़ा भी नहीं था। लड़का जैसे इस तरह की नज़ारा देखता है, इस प्रकार से डर जाता है कि जब चीखने चिल्लाने लगता है, वहाँ से जब एक राहगीर गुजरता है, उसकी आवाज़ सुनकर के ठहर जाता है। वह व्यक्ति भी जब डेड बॉडी को देखता है, इस बात की जानकारी पुलिस को दे देता है। इधर पुलिस को जब सूचना मिलती है, पुलिस फौरन अपने टीम के साथ जब घटनास्थल पर पहुंचती है तो उस डेड बॉडी को देख करके पुलिस शिनाख्त कर लेती है। दरअसल मरने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि अंजुला ही थी। उसकी डेड बॉडी को देख करके साफ अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि शायद अंजुला के साथ में रेप किया गया है। उसके शरीर पर किसी तेज़धार हथियार से कई बार वार भी किया गया था। पुलिस सबसे पहले इस बात की जानकारी अंजुला के भाई अजय को देती है और फिर घटनास्थल की मुआयना करती है। थोड़ी देर के बाद अजय का पूरा परिवार जब घटनास्थल पर पहुंचता है और अंजुला की जब डेड बॉडी को देखते हैं तो देख करके चीख चीख करके रोने लगते हैं। पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर अजय के ही तहरीर पर अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा दर्ज करती है और इस केस की छानबीन करना शुरू कर देती है। दरअसल पुलिस जब घटनास्थल की मुआयना करती है तो वहाँ पे पुलिस को एक हरे रंग की कांच की चूड़ी का टुकड़ा मिलता है, जबकि अंजुला अपने हाथों में लाल रंग की चूड़ियाँ पहनी हुई थी। दरअसल पुलिस के सबूत के तौर पे मात्र वही एक हरे रंग के कांच की चूड़ियाँ मिलती है, जिसे देख करके पुलिस अंदाज़ा लगाती है कि शायद जब अंजुला के साथ में इस तरह की हरकत की गई होगी, यहाँ पे कोई महिला भी मौजूद होगी। लेकिन पुलिस ये भी सोचने पे मजबूर हो जाती है कि भला एक महिला खुद एक लड़की की रेप कैसे कर सकती है। 2 दिन के बाद जब अंजुला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट से ये साफ मालूम चल जाता है कि अंजुला के साथ एक नहीं बल्कि 1 से ज़्यादा लोग दुष्कर्म किए थे। पुलिस को जब इस तरह की रिपोर्ट मिल जाती है, उसके बाद से पुलिस अब अपराधियों को ढूंढना शुरू कर देती है। चूँकि पुलिस के लिए भी ये केस इतना आसान नहीं था। पुलिस को जितने भी लोगों के ऊपर शक जाता है, सबको पकड़ करके उनसे सख्ती से पूछताछ करती है, पर बावजूद इसके पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं मिलता है और धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। पुलिस भी सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार अंजुला के साथ इस तरह की हरकत किया किसने है। दरअसल अंजुला कोई मोबाइल भी यूज नहीं कर रही थी जिससे पुलिस को कोई मदद मिल सके।
पर जैसे ही 20 दिन का समय गुजरता है, 10 जनवरी को एक खबरी थाने में जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अंजुला के ही पड़ोस की रहने वाली एक महिला है जिसका नाम है शीला। दरअसल शीला की एक बेटी भी है जिसका नाम है पूजा, जिसकी उम्र है लगभग 16 साल के आसपास। दरअसल पड़ोस वाले बता रहे थे कि शीला और अंजुला के बीच में पिछले कई महीनों से झगड़े तकरार चल रहा था। और सबसे बड़ी बात है कि शीला और उसकी बेटी पूजा अपना घर छोड़ करके फरार हो चुके हैं और एक रिश्तेदार के यहाँ छुप करके बैठे हुए हैं। खबरी जब इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है, चूँकि पुलिस के हाथ अभी तो कोई सबूत नहीं मिला था, इसीलिए पुलिस भी कोई चांस नहीं लेना चाहती थी। दरअसल पुलिस खबरी को अपने गाड़ी में बिठा लेती है और फिर उसे लेकर के बताए हुए लोकेशन पर जाती है और वहाँ से शीला के साथ साथ उसकी बेटी पूजा को हिरासत में ले लेती है। पुलिस जब इन दोनों को लेकर के थाने में पहुंचती है और जब इनसे मंजुला की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो दोनों ही बिना किसी शक्ति दबाव के तुरंत ही अपनी सच्चाई कबूल कर लेते हैं। लेकिन अंजुला की हत्या की जब पूरी कहानी बताते हैं तो वाकई में इसे सुनने के बाद कुछ देर तक पुलिस भी इन दोनों के तरफ देखते ही रह जाती है। दरअसल शीला, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के देवरिया की रहने वाली है, शीला के पति का नाम है रामनिवास, जो बेहद ही गरीब परिवार से है। दरअसल कई साल तक शीला अपने पति के साथ देवरिया में रहती है, लेकिन रामनिवास को जब कोई काम नहीं मिलता है, एक दिन शीला अपने पति को समझाते हुए कहती है कि बेटी बड़ी हो रही है, उसकी शादी भी करनी होगी और हमारे पास पैसा भी नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि बेटी को लेकर के पंजाब में जाती हूँ, वहाँ पे हमें कोई ना कोई नौकरी मिल जाएगी। शीला अपनी बेटी को लेकर पंजाब जाने की जब बात कहती है, रामनिवास भी अपनी पत्नी को इजाज़त दे देता है। उसके बाद से शीला अपनी बेटी पूजा के साथ इसी मोहाली शहर के मटौर में आकर के किराए का कमरा ले लेती है और फिर माँ बेटी एक प्राइवेट फैक्ट्री में नौकरी करने लगती है। जब कुछ महीने का समय गुजरता है, एक दिन रामनिवास अपनी पत्नी और बेटी से मिलने के लिए इसी मोहाली शहर में आता है, जहाँ पे उसकी पहली बार मुलाकात अंजुला से होती है। दरअसल अंजुला, जो शीला के ही पड़ोस में रहती है, दोनों की जब मुलाकात होती है एक दूसरे से बातचीत करते हैं, पर कुछ मुलाकातें जब हो जाती है, न जाने कौन सी ऐसी बात हो जाती है कि एक दिन अंजुला शीला के घर पे जाती है और शीला को धमकी देते हुए कहती है कि तुम अपने पति को समझा दो, वरना मैं उसे जान से मार दूंगी, क्योंकि वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। अंजुला रामनिवास की शिकायत जब उसकी पत्नी से करती है, शीला इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती है, क्योंकि अंजुला भी उसकी बेटी की ही उम्र की थी। पर जैसे ही कुछ दिन का और समय गुजर जाता है, रामनिवास जब वहाँ से अपने गांव के लिए रवाना होता है, रास्ते में एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है। रामनिवास की भले ही एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, पर शीला को लगता है कि शायद उसके पति की मौत नहीं हुई है, बल्कि अंजुला ने ही उसकी हत्या करवाई है। इसीलिए अब शीला अंजुला को सबक सिखाने का सोच लेती है। दरअसल शीला अब अंजुला को हमेशा के लिए इस दुनिया से ही हटाने का तय कर देती है और जब इस बारे में अपनी बेटी पूजा से बातचीत करती है तो पूजा भी अपनी मां का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। हालांकि शीला और पूजा अंजुला को इस दुनिया से हटाने का तय तो कर देते हैं, लेकिन ये काम इन दोनों का बस का नहीं था। इसीलिए शीला अपने ही पड़ोस के रहने वाले दो लोगों से मुलाकात करती है, जिनमें से एक का नाम है माखन और दूसरे का नाम है राहुल। दरअसल दोनों बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं और जिगरी दोस्त हैं। मोहाली शहर में रहकर एक प्राइवेट फैक्ट्री में नौकरी करते हैं और ठीक ठाक पैसा भी कमाते हैं। दरअसल राहुल और माखन भी अंजुला को लेकर कई बार कोशिश कर चुके थे, लेकिन अंजुला इन दोनों के हाथ नहीं आई थी। शीला जब अंजुला को इस दुनिया से हटाने के लिए दोनों को पैसों की लालच देती है, दोनों इस काम को करने के लिए तैयार तो हो जाते हैं, लेकिन पैसों के लिए मना कर देते हैं। बल्कि दोनों शीला से कहते हैं कि अंजुला को इस दुनिया से हटाने से पहले हम दोनों उसके साथ संबंध बनाना चाहते हैं। जब अपनी मन की ख्वाहिश शीला से कहते हैं, शीला इसके लिए भी तैयार हो जाती है। उसके बाद से ये चारों मिल करके एक सही मौके का इंतजार करने लगते हैं। 9 नवंबर को हर रोज की तरह शीला जब अपने काम पर जाती है और शाम के करीब 4 बजे के आसपास सेक्टर 69 के झाड़ियों के रास्ते होते हुए पैदल ही अपने घर आ रही थी। ये चारों ही झाड़ी में बैठ करके उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही इन चारों को मौका मिल जाता है, अंजुला को झाड़ी के अंदर खींच के ले जाते हैं और फिर उसके साथ में जुर जबरदस्ती करने लगते हैं। अंजुला जब इसका विरोध करती है, उसके बाद से शीला और उसकी बेटी दोनों मिल करके अंजुला का हाथ पैर पकड़ लेते हैं और फिर राहुल और माखन मिल करके अंजुला के शरीर के सारे कपड़े उतार देते हैं। उसके बाद से दोनों बारी बारी से अंजुला के साथ में
दुष्कर्म भी करते हैं। जब इन दोनों की अपनी हवस पूरी हो जाती है, उसके बाद से पूजा अपने पास से एक तेज धार हथियार को निकालती है और उस हथियार को अंजुला के शरीर पे एक पर एक कई सारे वार कर देती है, जिसकी वजह से अंजुला की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। उसके बाद से अंजुला की डेड बॉडी को उसी जंगल में छोड़ करके सब के सब अपने घर चले जाते हैं। लेकिन शीला जब अपनी बेटी के साथ घर पे पहुंचती है और जब उसे ये मालूम चलता है कि अंजुला की डेड बॉडी पुलिस को बरामद हो चुकी है, शीला और उसकी बेटी एकदम से डर जाते हैं। इससे पहले कि पुलिस इन दोनों के पास पहुंच पाती, ये दोनों ही अपना घर छोड़ देते हैं और अपने एक रिश्तेदार के यहाँ छुप करके बैठ जाते हैं। लेकिन इस बात की जानकारी जब खबरी को मालूम चलता है, खबरी इस बात की जानकारी जाकर पुलिस को दे देता है। वाकई में शीला जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताती है, उसके बाद से पुलिस शीला के ही तहरीर पे माखन और उसके दोस्त राहुल इन दोनों को भी गिरफ्तार करके लाती है। फिलहाल पुलिस इन चारों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है, जहां से इन सबको जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरे इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं, जिनमें से एक का नाम है राजकुमार वर्मा। राजकुमार वर्मा जो गोंडा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं त्रिपुरारी सिंह। त्रिपुरारी सिंह जो जिला रोहतास बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं केसर देव। केसर देव जो सीकर राजस्थान प्रदेश के रहने वाले हैं। चौथे मेरे व्यूअर हैं मंजूर अंसारी। मंजूर अंसारी जो अपना एड्रेस नहीं दिए हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं जमील शेख। जमील शेख जो सऊदी अरबिया में रह करके अपनी नौकरी करते हैं और वहीं से मेरी इस वीडियो को देखते हैं। मैं अब तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।